तो कहानी शुरू होती है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, जो एक जीरो से एक विशाल साम्राज्य तक का सफर बनाया। इसका रहस्य बताने वाला हूँ, तो बने रहे इस वीडियो में, काफी मजा आने वाला है। इस वीडियो को हम 4 पॉइंट में डिवाइड करेंगे। पहला पॉइंट, अपमान की ज्वाला। क्या एक आम सा ब्राह्मण दुनिया की सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को हिला सकता है? इतिहास गवाह है कि जब धनानंद ने आचार्य चाणक्य को उनकी चोटी पकड़कर दरबार से बाहर फेंका, तो उन्होंने केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं किया, बल्कि अपने वंश के विनाश का बीज बो दिया। अब चाणक्य का संकल्प। चाणक्य ने बड़ी सभा में अपनी चोटी खोल दी और शपथ ली कि जब तक नंद वंश का जड़ सहित यानी समूल नाश नहीं करूंगा, तब तक यह अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। लेकिन सवाल यह था कि चाणक्य अकेले कर क्या सकते थे? न ही तो उनके पास सेना थी और न ही धन, और लेना था अपमान का बदला, सीने में उबलता हुआ खून। तो फिर चाणक्य के पास थी क्या? सिर्फ और सिर्फ नीति। चाणक्य को एक मोहरे की तलाश थी जिसे वो खुद तैयार कर सकते, यानी स्ट्रॉन्ग बना सके। तभी उनकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो राजकिलम खेल रहा था। उस बच्चे के न्याय करने के तरीके को देख भविष्य यानी फ्यूचर का सम्राट दिखा। तो फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक कठोर गाइडलाइंस दी और उसे स्ट्रॉन्ग बनाया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को न केवल तलवारबाजी सिखाई, बल्कि उसे उभेद्र बनाया। उभेद्र का मतलब यानी उसे जीतना नामुमकिन हो। अब यहाँ पर एक अजीब सा मंजर हुआ। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के खाने में रोज थोड़ा थोड़ा धीरे से हल्का सा जहर मिलाते थे। मगर क्यों? क्योंकि ताकि भविष्य में अगर कोई दुश्मन उसे जहर देकर मारना चाहे तो उसके शरीर पर उस जहर का असर न हो और उसका शरीर उस जहर को झेल सके। यह नीति चाणक्य के रोल की गहराई को दिखाता है कि वह अपने शिष्य को प्रेम नहीं बल्कि साम्राज्य के लिए तैयार कर रहे थे। अब पॉइंट नंबर 3, पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य की हार। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने पूरे जोश में आकर सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा पर हमला कर दिया। इसका परिणाम हुआ कि बुरी तरह हार गई और अंततः उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। कारण था कि मगध एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली राज्य था। और फिर भागते समय एक झोपड़ी में एक बुढ़िया को अपने बच्चे को डांटते सुना कि जब बच्चा गरम खिचड़ी के बीच में हाथ डाल रहा था, तभी बुढ़िया ने कहा कि तू भी चाणक्य की तरह मूर्ख है, किनारे से खाएगा तो हाथ नहीं जलेगा। तभी चाणक्य को समझ आया कि हम गलती कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने प्लान को चेंज किया और फिर नया मंसूबा बनाया, जिसमें उन्होंने सीधे केंद्र पर हमला करने के बजाय मगध के साइड इलाके की सीमाओं को जीतना शुरू किया, जिसमें उन्होंने छोटे राज्य के साथ मिलकर गठबंधन किया और फिर दुश्मन को साइकोलॉजिकल रूप से कमजोर किया। अब पॉइंट नंबर 4, चाणक्य ने धनानंद के ही मंत्रियों को कूटनीति से अपनी ओर कर लिया और फिर मगध की जो आम जनता थी, जो धनानंद के टैक्स से ज्यादा परेशान हो चुके थे, तो फिर जनता ने गुप्त रूप से चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया। अब चाणक्य का असली रोल यहाँ पर था कि चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना तो आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का नक्शा दिखाया और उन्होंने बताया कि राजा सिर्फ सुख या आराम के लिए नहीं होता, बल्कि अपने प्रजा और अपनी सीमाओं को भी रक्षा करनी होती है। और एक अभी हमारे वाले हैं जो आप लोगों को पता ही है कि वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, पूरे देश को गुमराह किए हुए हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। और फिर अंत में मगध जीतने के बाद आचार्य चाणक्य ने महल के ऐशो आराम को त्याग दिया और फिर एक साधारण सी जिंदगी को जीना पसंद किए और एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे, क्योंकि आचार्य चाणक्य एक बेहतरीन किंग मेकर थे, किंग नहीं। जिसमें सवाल आता है कि आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद के विशाल सेना को कैसे हराया? तो जवाब है कि इस बार चाणक्य ने घेराबंदी की नीति अपनाई और महल को चारों तरफ से घेर लिया और उन्होंने मगध के पड़ोसियों राज्य के साथ मिलकर धनानंद के सप्लाई चेन को रोक दिया। महल के अंदर कोई खाने पीने का सामान और कुछ रिसोर्सेज जो महल के अंदर न पहुंच सके,
और उसके बाद महल के अंदर का रिसोर्सेज कमने लगा, जिससे परेशान होकर धनानंद ने युद्ध की घोषणा की और उस युद्ध में धनानंद मारा गया और चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ, यानी गद्दी पर बैठा। अब अगला जंग सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ 305 ईसा से लेकर 303 ईसा पूर्व के बीच में। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सबसे शक्तिशाली कमांडर यानी सेनापति था। सिंधु नदी के किनारे एक बहुत भयानक बड़ा जंग हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल हाथी सेना के सामने सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सबसे शक्तिशाली कमांडर यानी सेनापति था। जिसके बाद अब सिंधु नदी के किनारे एक बहुत भयानक बड़ा जंग हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की हाथी सेना के सामने सेल्यूकस की यूनानी स्ट्रेटजी फेल हो गई और फिर युद्ध के बाद सेल्यूकस ने हार मानी और फिर अपनी खूबसूरत और जवान बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे बदले में 500 हाथी गिफ्ट किए और फिर उसके बाद एरिया, आराकोसिया, जेड्रेसिया ये सारा इलाका अखंड भारत का हिस्सा में आ गया, जो कि आज का अफगानिस्तान और बलूचिस्तान है। अब आता है अगला नंबर साउथ यानी दक्षिण भारत की, जिसमें उन्होंने कैंपेनिंग की, जिसमें अगला मुकाबला साउथ के यानी दक्षिण भारत के स्थानीय कबीले और राज्य से हुआ। मैसूर कर्नाटक। जैन ग्रंथों और तमिल रिकॉर्ड्स के अनुसार ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने विंध्य माउंटेन्स को भी पार कर लिया था, जो श्रृंखला के उस पार था। साउथ यानी दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। केवल कलिंग और सुदूर पूरा भारतीय उपमहाद्वीप उनके अधीन यानी अंदर आता था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला हुआ था। अब इतिहास हमें सिखाता है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त का मिलन केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि ज्ञान और शक्ति का संगम था। चाणक्य आज भी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो शून्य यानी जीरो से शुरुआत करके पूरी दुनिया जीतना चाहता है। और एक सवाल आप लोगों से यह है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त की पत्नी को लेकर ऐसा क्या कारा नियम लगाया था, कमेंट में बताएं। अब इसके बाद मिलते हैं बिंदुसार के साथ। सब्सक्राइब।